नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य, उसकी रचनाओं पर, कालजयी रचनाएं, उसके रचनाकार, कवि, गद्यकार, इन सब के प्रदेय को ध्यान में रखते हुए हम इस श्रृंखला में विमर्श कर रहे हैं। आज हमारा विषय है राष्ट्रवादी कवि, जिनको रामधारी सिंह दिनकर के नाम से जाना जाता है, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी विभूषित किया गया। दिनकर जी ओज और उत्साह के, मर्दानगी के कवि, ऐसे कवि के रूप में देखे जाते हैं। हम जानते हैं कि राष्ट्र को केंद्र में रखते हुए साहित्य सृजन की एक परंपरा भारतेंदु युग से प्रारंभ हो गई थी। यही वह दौर है जो 1857 के बाद साहित्य और साहित्यकारों के मनोमस्तिष्क में राष्ट्र की आज़ादी को लेकर, स्वातंत्र चेतना या बोध को लेकर तमाम तरह के विचार कौंधते हैं और वो कथा वस्तु के माध्यम से, अभिव्यक्ति कौशल के माध्यम से और तमाम तरह की पुरा कथाएं, पुरा आख्यान, इनके माध्यम से साहित्य में समाहित होते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र को स्वतंत्र होना ही चाहिए। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए भारतेंदु युग में भारतेंदु मंडल के बहुत से कवियों ने राष्ट्रीय अस्मिता का गायन किया, बोध कराया और जागृति का मंत्र संचरित किया। यही मूल मंत्र आगे चलकर महावीर प्रसाद द्विवेदी युग और उनके युगीन रचनाकारों की रचनाओं में हमें दिखाई दिया। यह भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, भारतीय मूल्य और वैश्विक स्तर पर जो समस्याएं, चुनौतियां हैं, उन सब को उस युग में उद्घाटित किया गया। छायावाद विशेष रूप से भारतीय अतीत के गौरव को उद्घाटित करता है, जिसका बीज वपन मैथिली शरण गुप्त ने द्विवेदी युग में भारत भारती के माध्यम से किया था। उसी सांस्कृतिक बोध, राष्ट्रीय चेतना, स्वातंत्र बोध, इन सब को छायावादी कवियों ने विशेष रूप से उद्घाटित किया। प्रसाद की तमाम रचनाएं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, निराला में, महादेवी में, पंत में, इन सभी में हम देख सकते हैं। छायावाद के बाद का जो युग है उसे हम छायावादोत्तर साहित्य की दृष्टि से संबोधित करते हैं और उस छायावादोत्तर काल में राष्ट्र महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि हम आज़ादी के जो स्वप्न बुन रहे थे वो धीरे धीरे हमें आज़ादी के निकट ले जा रहे थे। स्वातंत्र चेतना का यह बोध कवियों के मन में, सर्जकों के, लेखकों के मन में, राष्ट्रीय चेतना से जुड़े हुए स्वतंत्रता सेनानियों के मन में, समाज सुधारकों के मन में, संतों, ऋषियों, मुनियों के मन में, लेखकों, पत्रकारों के मन में यह प्रबल हो रहा था और राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता एक दौर के रूप में, एक आंदोलन के रूप में इस समय दिखाई देने लगी थी। इस तरह की कविता करने वालों में बालकृष्ण शर्मा नवीन महत्वपूर्ण हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, सब उथल पुथल हो जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऐसे बहुत से कवि, गद्यकार, नाटककार ये इस युग में हमें प्राप्त हुए। एक विद्रोही स्वर, एक तीखा प्रखर स्वर, जिसे एक विशेष प्रकार की पहचान मिली, जिसे उनकी सृजन धर्मिता से, उनकी रचनाओं से पहचाना जाता है, जाना जाता है। ऐसे कवि के रूप में, ऐसे गद्यकार के रूप में
संस्कृति के 4 अध्याय अद्भुत रचना के रूप में दिनकर जी का प्रदेय है। कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, उर्वशी है, परशुराम की प्रतीक्षा है, रश्मिरथी है, ऐसी बहुत सी रचनाएं जिन्होंने दिनकर की उस प्रखर काव्य चेतना को हमारे सामने उद्घाटित किया। ऐसे रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म बिहार के जिला मुंगेर में सिमरिया शहर में हुआ था, उन्हें हम प्रारंभ से ही, उनके कविता के आदिकाल से ही ओजस्विता का कवि देखते हैं। वो ओज से परिपूर्ण, क्रांति के स्वर को मुखर करने वाले, आक्रोश और तेजमय, तेजस्विता से युक्त कविताएं करने वाले कवि के रूप में वो हमारे बीच उपस्थित होते हैं। स्वतंत्रता के बाद उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से विभूषित भी किया गया। वो राजनेता भी थे, सांसद भी थे। मैत्रीशरण गुप्त ने भी राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त की थी भारत भारती के स्वरूप में। दिनकर जी की अनेक कविताएं कोमल, श्रृंगारिक भावनाओं से परिपूर्ण कविताएं भी हैं। उर्वशी को जब हम देखते हैं या अन्य उनकी मुक्तक कविताओं को जब हम देखते हैं तो उनमें श्रृंगार का भाव भी मुखर और प्रबल दिखाई देता है। किंतु कुरुक्षेत्र उनकी एक अलग तरह की रचना है, राष्ट्रीय चेतना की रचना है। इसलिए उर्वशी और कुरुक्षेत्र में श्रृंगार और स्वातंत्र चेतना दोनों का बराबर निर्वाह कवि दिनकर करते हैं। उर्वशी तो एक ऐसी रचना है जिसे भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कृत और सम्मानित भी किया गया। वास्तव में दिनकर के पास जो भाषा है, दिनकर के पास जो बिंब विधान है, दिनकर के पास जो कल्पना की सृजनात्मक शक्ति है, वह वंदनीय और स्तुत्य है। दूसरी तरफ उर्वशी यदि भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित और पुरस्कृत रचना के रूप में हमारे बीच उपस्थित होती है, तो कुरुक्षेत्र को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 ग्रंथों में, यदि दुनिया के सभी भाषाओं के अलग अलग देशों के बेहतरीन 100 ग्रंथ चुने तो उनमें 74वां स्थान कुरुक्षेत्र को प्राप्त होता है। बहुत से चिंतकों ने, विचारकों ने दिनकर पर, दिनकर के प्रदेय पर विचार किया, चिंतन किया। डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, इन सब ने दिनकर के साहित्य को लेकर, उनकी साहित्यिक अभिरुचि को लेकर अपने अपने मत और विचार प्रकट किए। द्विवेदी जी ने लिखा, दिनकर अहिंदी भाषियों के बीच हिंदी के सभी कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे और अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वालों के वो प्रतीक बन गए। वास्तव में हिंदी इतर भाषा भाषी क्षेत्रों में, संपूर्ण भारत में दिनकर ने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने सूक्त वाक्यों के माध्यम से अपनी एक विशेष पहचान, अपनी एक विशेष जगह बनाई। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। समालोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने भी दिनकर के विषय में लिखा, दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर्य थे। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसकी तरफ संकेत किया है। प्रसिद्ध रचनाकार काशीनाथ सिंह ने भी दिनकर जी को राष्ट्रवादी और साम्राज्य विरोधी कवि के रूप में रेखांकित किया। कह सकते हैं कि दिनकर के समस्त काव्य संकलनों में यदि हम दृष्टि डालें तो उनका जो उद्देश्य है, उन रचनाओं के सृजन का जो प्रयोजन है, वो वास्तव में भारत की उस समय की वस्तु स्थिति को समाज के समक्ष उद्घाटित करना, प्रस्तुत करना, यह उद्देश्य है। दिनकर चाहते थे मैथिलीशरण गुप्त की तरह हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बैठें विचारें ये समस्याएं सभी। दिनकर चाहते थे
हमें अपने गौरवशाली अतीत को याद करना होगा, पहचानना होगा, अपने राष्ट्र नायकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी होगी। स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी होगी। इसलिए उन्होंने उस समय की वस्तु स्थिति को हमारे सामने, पाठकों के सामने, समाज के सामने उद्घाटित किया। उन्होंने अपने प्रबंध काव्यों के माध्यम से उसे व्याख्यायित किया, विवेचित किया। इनके द्वारा 3 महत्वपूर्ण प्रबंध रचनाएं लिखी गईं। वास्तव में इन तीनों रचनाओं ने दिनकर को कालजयी रचनाकार बना दिया। रश्मिरथी, जिसके नायक के रूप में कर्ण को, महाभारत की कथा को उन्होंने यहाँ आधुनिक संदर्भों में उद्घाटित किया। कुरुक्षेत्र, जो युद्ध और शांति के द्वंद्व को उद्घाटित करती है, और दिनकर जी अपने युद्ध दर्शन के माध्यम से इस रचना में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। उर्वशी श्रृंगार की कोमल भावनाओं को व्यक्त करने वाली एक विलक्षण, एक दुर्लभ रचना के रूप में हमारे मध्य उपस्थित होती है। इन तीनों प्रबंध काव्यों में युगीन समाज की वैचारिक पृष्ठभूमि यह भी प्रकट होती है। किसी भी बड़े कवि या विराट रचनाकार का यह प्रदेय निश्चित रूप से स्तुत्य है, वंदनीय है कि वो चरित्रों का निर्माण और गठन करे, कथा वस्तु की बुनावट करे, संवादों का नियोजन करे। तो उसका ये प्रयत्न होता है कि उस समय की जो पृष्ठभूमि है, जो सामाजिक परिवेश है, जो मानसिकता और वैचारिकता है, उसको भी वो रचना में पिरोता चले। इसलिए समाज के उन तमाम जीवन दर्शनों को, तमाम चुनौतियों और थपेड़ों को दिनकर जी अपनी रचनाओं के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से उद्घाटित करते चलते हैं। वो अपने युग के नग्न सत्य को, उसके यथार्थ को हमारे सामने बयां करते चलते हैं। रश्मिरथी एक इसी प्रकार की रचना है। रश्मिरथी का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। 1957 इस प्रबंध काव्य को वो 7 वर्गों में विभक्त करते हैं, जिसमें महाभारत के पात्र कर्ण के जीवन और चरित्र को, उसके पराक्रम को, उसकी शूरवीरता को, उसके शौर्य को, उसकी दानवीरता को वो इस रचना के माध्यम से व्याख्यायित करते हैं। ये प्रबंध काव्य कर्ण और अर्जुन की उस प्रतिद्वंद्विता का दर्शन स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, जिसका आधार जातीयता है। हम जानते हैं यह जो जात है, ये जो जात के आधार पर, जाति के आधार पर भेद है, उसको राजकुल और जो वंश, जो राजमहल में, जो दरबारों में जो सेवक कुल है, उन सब को केंद्र में रखकर वो चर्चा करते हैं। जात के आधार पर, यानी जाति के आधार पर उनके गुरु कृपाचार्य कर्ण को अपमानित करते हैं। वो लघुकुल में जन्म लेते हैं, परिणाम स्वरूप दुर्योधन उसे अपना घनिष्ठ और अभिन्न मित्र स्वीकार कर लेते हैं। अंग देश के राजा के रूप में उसे स्थापित करते हैं। बाद में कर्ण धनुर्विद्या सीखने के लिए अपनी जाति को छुपाकर पांडवों के बीच में जाता है, और यही उसकी मृत्यु का कारण भी बनता है। अतः होता यही है कि युद्ध के मैदान में कर्ण का पहिया पृथ्वी में धंस जाता है, जिसको निकालने के प्रयत्न में अर्जुन कर्ण को मार देते हैं, और इस तरह वह वीर गति को प्राप्त होता है। महाभारत की यह कथा हम सब लोग जानते हैं, और उसमें कर्ण का इस रूप से जो वध होता है वह वस्तुतः कृष्ण की एक योजना के तहत ऐसा संभव हो पाता है। चारित्रिक रूप से देखें तो रश्मिरथी में कर्ण के जिस चरित्र का दर्शन होता है वह वीरता की अद्भुत मिसाल या उदाहरण बनकर हमारे सामने आता है। कर्ण अपने वचनों का
की प्रतिबद्धता को दोहराता है, अपनी मैत्री धर्म के निर्वाह को दोहराता है, और वह जिस मित्र के प्रति समर्पित है, दुर्योधन के प्रति, वह जानता है कि दुर्योधन नीति के विरुद्ध आचरण कर रहा है, लेकिन मित्रता के निर्वाह के कारण कर्ण उसके प्रति समर्पित रहता है। इस दृष्टि से वीरता की अद्भुत मिसाल बनकर वह ओज और उत्साह का, पौरुष का प्रतीक बनकर वो हमारे सामने आता है। उसके स्वरूप और सृजन में सौंदर्य उसके कृत्य में दिखाई देता है। उसकी भाषा का लालित्य भी उसकी ओजस्विता को उद्घाटित करता है। उसका शब्द चयन, उसका वाक्य विन्यास, ये दिनकर जी की भाषा पर जो अधिकार क्षमता है उसका परिचय हमें मिलता है। भाषा का संयोजन नियोजन जिस सरसता और सुबोधता के साथ दिनकर करते हैं वह वास्तव में स्तुत्य और वंदनीय है। वह कविता के बिल्कुल अनुकूल है, पात्रों के अनुकूल है, घटनाक्रम के अनुकूल है। इस तरह मुहावरे हों, लोकोक्तियाँ हों, शब्द विधान हो, उन सब को कवि दिनकर ने अत्यंत प्रभावी बनाया, मर्मस्पर्शी बनाया। कह सकते हैं कि रश्मि रथी एक आदर्श, एक उत्कृष्ट रचना है, एक सफल प्रबंध काव्य है, जो अपने कथ्य की दृष्टि से, उद्देश्य की दृष्टि से, पात्र योजना की दृष्टि से और लालित्य तथा ओजमयी शैली की दृष्टि से, व्यंजनात्मकता की दृष्टि से एक बेहतरीन, एक श्रेष्ठ रचना बन जाती है। दिनकर वास्तव में अपनी इन रचनाओं के माध्यम से पहचान बनाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण रचना उर्वशी है। उर्वशी दिनकर की एक विलक्षण, एक अनुपम रचना है, काव्य कृति है। वह भी प्रबंध काव्य है। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी का प्रभाव दिनकर पर दिखाई देता है। कामायनी ने दिनकर को प्रेरित किया है, इसलिए कामायनी का प्रतिबिंबन, उसकी छाया, उसकी झलक हमें उर्वशी में यत्र तत्र दिखाई देती है। इसके नायक पुरूरवा को जिस तरह सनातन मानव के रूप में एक प्रतीक बनाकर और नायिका उर्वशी को सनातन नारी की प्रतीक बनाकर दिनकर ने चित्रित किया है, प्रस्तुत किया है, उसकी परिकल्पना की है, वह वास्तव में कामायनी के मनु और श्रद्धा के अनुकूल दिखाई देता है। प्रासंगिकता के धरातल पर कामायनी का परिप्रेक्ष्य जहाँ ऐतिहासिक है, वहीं उर्वशी का परिप्रेक्ष्य समसामयिक है। इसमें नर नारी की प्रेम समस्या को जिस बारीकी के साथ कवि दिनकर ने दिखाया है वह वास्तव में अद्भुत है। उनका फलक बहुत व्यापक है। गंभीरता की कसौटी पर यह रचना अपने समय की एक अतुल्य, एक अद्वितीय और अप्रतिम रचना बन जाती है। नाटकीयता इसके जहन में, इसके पूरे फलक पर, इसकी पूरी वस्तु में दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि रंगमंच पर भी इसे उतारने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि उसकी पांडुलिपि को मंचन की दृष्टि से अंतरित किया जाए तो निश्चित रूप से वह एक सफल रचना उभर कर आती है। उसके मंचन हुए भी हैं। उर्वशी की कथा एक पौराणिक कथा है। इसका फलक वेदों से लेकर कालिदास के विक्रमोर्वशीयम के निकट दिखाई देता है। यह उनका एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक है। इस काव्य में दिनकर ने स्त्री और पुरुष के, नारी और पुरुष के काम संबंधों को जिस तरह से उकेरा और उभारा है वह वास्तव में समसामयिक और आधुनिक भी है। उसी के साथ साथ उसमें दिनकर की अपनी मौलिकता, मार्मिकता और मनोरंजन का समावेश, यह जो त्रिवेणी है यह भी उस रचना को अद्भुत और विलक्षण बना देती है। ये कह सकते हैं कि दिनकर के पास कल्पना की अद्भुत शक्ति है, बिंब विधान की अद्भुत
शक्ति है और वो शब्दों को विषय और वस्तु के अनुकूल किस तरह चुनते और ढालते हैं, यह भी दिनकर के अभिव्यक्ति कौशल का परिचायक है। आधुनिक काल की सबसे बड़ी समस्या काम है। ये जो काम भाव है, ये जो काम चेतना है, यह आज की एक बड़ी समस्या बन गया है। इसके पीछे पूरा संसार व्याकुल है, व्यथित है और अपने कृत्य से वंचित हो रहा है, वह अपने दायित्व से विमुख हो रहा है। इस दृष्टि से कामायनी के मनु और इड़ा की तरह यहाँ पुरुरवा आधुनिक पुरुष बनकर हमारे सामने आते हैं, जबकि उर्वशी सुशिक्षित नारी है। कामायनी का भाव पक्ष पौराणिक और प्राचीन है और वहीं उर्वशी का भाव पक्ष आधुनिक और नवीन है। कामायनी में इड़ा का स्वरूप बुद्धि के प्रतीक के रूप में दिखाई देता है, जबकि उर्वशी में उर्वशी का स्वरूप बौद्धिकता लिए हुए यानी इड़ा का एक तरह से प्रतिरूप बनकर हमारे सामने आता है। पुरुष का साहचर्य वह नारी चाहती तो है, लेकिन वह अपनी शर्तों पर चाहती है, वह किसी बंधन में बंधना नहीं चाहती है। दिनकर उर्वशी में फ्रॉइड के मनोविज्ञान के अंतर्गत आधुनिक काम सौंदर्य को भी व्याख्यायित करते हुए प्रतीत होते हैं। उस समय फ्रॉइड का मनोविज्ञान यह युगीन रचनाकारों को अत्यधिक प्रभावित कर रहा था। अज्ञे में या दूसरे ऐसे रचनाकारों में हम इस भावना को भली भांति देख सकते हैं। दिनकर ने काम भावना को जिस उद्वेग और जिस प्रभाव के साथ चित्रित किया, प्रस्तुत किया, वह वास्तव में अनुपम है, अतुल्य है, प्रभावी है। काव्य के नायक और नायिका की भोग लिप्सा और काम लिप्सा का स्वाभाविक चित्रण कवि करते हैं। मानवीयता के धरातल पर वर्णित इस काव्य की विशेषता, इसकी प्रौढ़ता और इसकी प्रांजलता इसकी शक्ति बन जाते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि रश्मि रथी हो या उर्वशी हो, ये दोनों रचनाएं प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। दिनकर ने वस्तु के और अभिव्यक्ति के कौशल का परिचय इन रचनाओं के माध्यम से दिया है। दिनकर मुक्तक काव्य लिखें या प्रबंध काव्य, गद्य काव्य लिखें या गीत प्रगीत काव्य, वो वास्तव में ऐसा लगता है कि साहित्यिक अभिरुचि से संपन्न है। सारस्वत कृपा उन पर विशेष रूप से दिखाई देती है। वह जो संस्कृति के 4 अध्याय जिस पर उन्हें पुरस्कार भी, सम्मान भी मिलता है, वह पूरे गौरवशाली भारतीय अतीत को, उसकी विकास परंपरा को, उसकी ज्ञान परंपरा को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस तरह दिनकर वास्तव में अपनी छोटी रचनाएं हो या बड़ी रचनाएं, हुंकार हो या परशुराम की प्रतीक्षा हो, ऐसी बहुत सी रचनाओं के माध्यम से वो अपनी सृजनशीलता का परिचय देते हैं, अपने कवि के विराट रूप को हमारे सामने अभिव्यक्त करते हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।